हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरके स्टडी पॉइंट पर, जहां आपको मिलती है एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, इस तरह के चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको यहां से निश्चित रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, चाहे वह कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, चाहे वह क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम हो। तो दोस्तों, आप जो है एक काम कर सकते हैं कि इस तरह के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो आप मेरे चैनल आरके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का जब भी कोई नया वीडियो जो है अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे वियोजन एवं अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों, इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद हमने संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताया है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, समीकरणों को संतुलित करना क्यों जरूरी है, ठीक है। इस सब के बारे में हमने पहले बता दिया है। तो पहले आप पीछे का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब किसी भी टूटे हुए पदार्थ को जोड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पे किसी भी टूटे हुए पदार्थ का कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर तत्व हो या यौगिक हो, ठीक है, दो तत्व या यौगिक हो, दो या दो से अधिक तत्व होना चाहिए या यौगिक होना चाहिए, वो आपस में जो है अभिक्रिया करेगा तो एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो देखिए यहाँ पे है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सॉलिड के रूप में है। उसके बाद हम लोग लिए हैं जल को, ठीक है, ये लिक्विड के रूप में है, और इसको जब हम लोग आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है CaOH हॉल ट्वाइस प्लस क्या होता है, ये लिक्विड, ये एक्वस हो गया, ठीक है। एक्वस जो है वो जलीय अवस्था को दर्शाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या निकलेगा, हमारा उष्मा निकलेगा, ठीक है, उष्मा निकलेगा, उष्मा बाहर निकलेगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, CaO क्या है, CaO जो है इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको जो है साधारण भाषा में बोला जाए तो ये जो है वो बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग घर में सफेदी करने के लिए, रंगाई पुताई करने के लिए दुकान से लाते हैं, बाजार से लाते हैं, और उसमें हम लोग पानी में जब डालते हैं उसको, बिना बुझा हुआ चूना को, तो क्या होता है, तो वह जो है उबलना शुरू होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। जिस पात्र में हम लोग उसको रखते हैं पानी के साथ, वह जो पात्र है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, और जब बनता है तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है वो बुझा हुआ चूना है, ठीक है, और उससे उष्मा भी बाहर निकलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ, पदार्थ कहने का मतलब है कि वह तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक है, और ये जो है जल भी क्या है, H2O जल जो है ये भी यौगिक है। तो यहाँ पे जो है जब दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो देखिए एक नया पदार्थ बना, ठीक है, दोनों जुट गया आपस में और एक नया पदार्थ बन गया। वो नया पदार्थ क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो संयोजन अभिक्रिया का यही कहती है कि जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ, वो तत्व या यौगिक हो सकता है, ठीक है, आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे एक नया पदार्थ बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब इस तब इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग संयोजी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि इसका जो गुण है, यहाँ पे इन लोग दोनों जब अभिक्रिया किया तो इन लोग दोनों का जो गुण है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ठीक है, वो दोनों जो है अभिक्रिया करने के बाद जो है इन लोग दोनों का गुण जो है, जो प्रतिफल बनता है उससे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, इससे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए हम लोग इसको परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, जब दो या ज्यादा पदार्थ, व पदार्थ जो है तत्व या यौगिक हो सकता है, आपस में अभिक्रिया करके
एक नए पदार्थ बनाते हैं, यानी कि एक नया पदार्थ, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ बना, तब इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, तो हमने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना था, ठीक है, उसको जल में जब डाले तो दोनों में अभिक्रिया होना शुरू हुआ और हमारा बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो बना बुझा हुआ चूना रह गया। उसके बाद जो है यहाँ से उष्मा भी बाहर निकली। आप उस पात्र को छुएंगे जिसमें आपने उसको गर्म किया है तो वो पात्र गर्म लगेगा। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्क्षेप होता है, उष्मा बाहर निकलती है, तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम लोग परिभाषा लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, कि जब दो अभिकारक या अभिकर्मक आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, और फलस्वरूप कुछ नए पदार्थ का निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्क्षेप होता है, उष्मा भी बाहर निकलती है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे जल है, जब दोनों अभिक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग जब दीवार होता है उसमें हम लोग इसको रंगाई पुताई करते हैं तो तुरंत से सफेदी नहीं आ जाती है। ठीक है, तुरंत जो है आप देखिएगा तो तुरंत सफेदी नहीं आ जाती है, तुरंत दीवार पे चमक नहीं आ जाती है। तो अगर 2 या 3 दिन हो जाता है उसके बाद जो है इस पर जो है चमक आना शुरू होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये जो चमक आना शुरू हुआ ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात ऐसा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब हम लोग दीवार पे हम लोग उसको पुताई करते हैं, उसको पेंट करते हैं दीवार पे, तो क्या होता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक समीकरण लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो यही है बुझा हुआ चूना। ठीक है, और जब ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आप यहाँ पे अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये सब नाम जो हम बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। तो इससे बनने से क्या होता है, तो आप जानिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक ऐसा पदार्थ है, तो जब ये अभिक्रिया करता है तो दीवार के ऊपर जो है एक पतली सी परत चढ़ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। और आपको ये बात जान के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किसका सूत्र है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, संगमरमर का सूत्र है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के ही वजह से जो है दीवार पे जो है चमक आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होने में 2 या 3 दिन लगते हैं, तो जिसकी वजह से जो है 2 या 3 दिन के बाद दीवार पे सफेदी आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो अगला जो है हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों मिलाकर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन जो है वो कोयले के रूप में हमारे पास होता है। ठीक है, हम लोग कोयला का उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। जब कोयला को हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमारा जो गैस बनता है, जो गैस का निर्माण होता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पे देखिए तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे दो अभिकारक है, दो अभिकर्मक है, और दोनों जब आपस में अभिक्रिया किया है तो एक नया पदार्थ बनाया है जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे बताया था इसके बारे में, मैग्नीशियम रिबन के बारे में। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जब वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उस एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, इसका डिस्कस मैंने पिछले वीडियो में किया है, आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं। तो यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बना है? कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराए हैं तो बना है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी जो है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब हाइड्रोजन को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमारा बनता है क्या? हमारा बनता है जल, H2O बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जितना सारा भी हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं हम लोग। संयोजन अभिक्रिया के बाद जो है हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए अब हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए मैंने यहाँ कुछ समीकरण लिखा है, ठीक है। इससे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे एक यौगिक है FeSO4 इंटू 7H2O, ठीक है। ये एक क्रिस्टलाइन यौगिक है, ठीक है। क्रिस्टलाइन यौगिक है कहने का मतलब है कि जब भी कोई यौगिक के बगल में डॉट हो, उसका बाद जल के अणु हो, तो इस तरह का जो यौगिक होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट का क्रिस्टलाइन यौगिक है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक यौगिक है और जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है, ये जो त्रिभुज का निशान यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग उपयोग करते हैं जब भी कोई भी चीज को गर्म करते हैं, तो इसको हम लोग दर्शाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जब इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास बनता है फेरस सल्फेट, ठीक है। और फिर उसको जब गर्म करते हैं तो हमारे पास जो है वो बनेगा क्या क्या, तो फेरस ऑक्साइड बनेगा। देखिए ये जो है इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। और बनेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब एक यौगिक, देखिए यहाँ पे एक यौगिक था, ठीक है, जब एक यौगिक रासायनिक तौर पर दो या दो से, ठीक है, रासायनिक तौर पर हम लोग इसको गर्म किए, तो दो, देखिए यहाँ पे दो से अधिक जो है हम लोगों को प्रतिफल मिला है। तो बोलेंगे कि जब एक यौगिक रासायनिक तौर पर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ दो या दो से अधिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए हैं, तब इसे हम लोग या फिर इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली एक बात और है कि हमारा जो प्रतिफल बनता है, देखिए ये जो हमारा जो प्रतिफल बना है, तो ये जो है अभिकारक से इसका गुण जो है रासायनिक तौर पर जो है बिल्कुल ही भिन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने एक फिगर बनाया है, ये जो है आपके एनसीईआरटी बुक में है, अभिक्रिया है यहाँ पे, कि देखिए ये जो क्रिस्टलाइन जो था, क्रिस्टलाइन यौगिक जो था FeSO4 फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो था, ये जब इसको गर्म नहीं किए हुए रहते हैं तो ये जो रहता है बिल्कुल हरे रंग का रहता है, गहरे रंग का रहता है, ठीक है। लेकिन जब इसको गर्म करना हम लोग शुरू करते हैं तो इसका रंग जो है वो धीरे धीरे फीका होता जाता है, ठीक है। इसका रंग जो है, जो गहरा हरा रंग का था, इसका रंग जो है वो धीरे धीरे उड़ता जाएगा, यानी कि धीरे धीरे इसका रंग जो है वो फीका होता जाएगा। और जैसे जैसे इसको गर्म करते जाएंगे तो ये जो है, ये पानी का जो अणु है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और इसमें से जो है एक अजीब तरह की जो है गंध आएगी, बदबू आएगी, ठीक है। वो बदबू जो है लगभग जली हुई रोटी या फिर खराब अंडे जब हम पकाते हैं तो इस तरह, जिस तरह की बदबू आती है, ठीक है, उस तरह की बदबू जो है वो आने लगती है, ठीक है। तो ऐसी बदबू इसलिए आती है क्योंकि वहां पे क्या हो रहा होता है कि ये जल का जो अणु है वो धीरे धीरे गायब होता रहता है और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और SO2 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड के जो है यौगिक यहाँ पे बन रहे होते हैं, जिससे ये जो है गंध आने लगती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यौगिक था और इससे जो है वो एक से अधिक जो है प्रतिफल यहाँ पे हम लोगों को मिला। अभिकारक एक था और प्रतिफल एक से ज्यादा मिला है, ठीक है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब अलग होना, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक था और इससे अलग होकर के यहाँ पे दो या दो से अधिक हम लोगों को पदार्थ या यौगिक यहाँ पे मिला है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो अभी परिभाषा होगा वो क्या होगा कि जब एक यौगिक रासायनिक तौर पर दो या अधिक यौगिक में परिवर्तित होता है तब इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिफल के गुणधर्म अभिकारक यौगिक से पूर्णतः भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। इन लोग का जो गुणधर्म होगा इससे बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। मैंने इसका नाम यहाँ पे सारे का लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो है खदानों से मिलता है और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, देखिए चूना पत्थर जो है, ये जो है इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं।
तो जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, देखिए ये त्रिभुज का निशान मैंने पहले ही बताया कि जब किसी को गर्म किया जाता है तो ऐसे त्रिभुज का निशान हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो जब इसको गर्म करते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे एक यौगिक था और जब इसको हम लोग गर्म किए या अभिक्रिया कराएं तो क्या हुआ है, एक से ज्यादा यौगिक में हम लोगों को प्रतिफल मिला है। तो इस तरह का हम लोग बोलेंगे ये भी क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। आइए हम लोग और कुछ वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण को देखते हैं। देखिए अगला जो हम लोग एग्जाम्पल लिए है वो है लेड नाइट्रेट का। देखिए ये जो है वो लेड नाइट्रेट है, पीबी लेड और ये नाइट्रेट हो गया। और पीबी लेड नाइट्रेट जो है यहाँ पे, तो लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, देखिए इस तरह जब हम लोग गर्म करते हैं तो इस तरह का जो अभिक्रिया होता है जिससे हम लोग गर्म करके हम लोग उसको एक से ज़्यादा पदार्थ में तोड़ रहे हैं, तो इस तरह का हम लोग अभिक्रिया को हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया या उष्मीय वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये जो है उष्मा दे करके हम लोग तोड़ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे एक से अधिक प्रतिफल मिलता है, लेड ऑक्साइड, उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये भी जो है एक उदाहरण है अपघटन अभिक्रिया का। देखिए क्या होता है कि यदि हम एक प्रश्नली ले, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले और उसमें हम लोग लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म जब करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने पर हम लोगों को मिलेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहाँ से एक गैस निकलती है जो धूसर कलर की होती है, ठीक है, यानी कि इसका जो कलर होता है वो धूसर कलर का होता है, ठीक है, फीका थोड़ा सा होता है। तो ये जो है यहाँ से इसका ये जो है क्या हो जाता है कि ये सब पदार्थ बनने की वजह से यहाँ से जो है वो धूसर गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती है और ये सब जो है पदार्थ यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी अभिक्रिया जो है वो क्या है, एक उदाहरण है किसका, वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है, देखिए अगला जो है वो AgCl2, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, इसका नाम है क्या, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। देखिए ये जो है सिल्वर क्लोराइड, हमने यहाँ पे लिखा है सिल्वर क्लोराइड का उष्मीय या प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। देखिए ये जो है इसका आप अभिक्रिया को अपने किताब में NCERT बुक में आप लोग देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं AgCl, ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो वहां से हम लोग को सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो इसका रंग जो होता है वो गहरा धूसर कलर का होता है। आप जानते हैं चांदी का जो कलर होता है वो चमकीला होता है, लेकिन जब इसमें AgCl2 यानी कि यहाँ पे क्लोरीन भी जब जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो कलर होता है वो होता है गहरे धूसर कलर का होता है, ठीक है। तो जो एक चांदी का ही यौगिक है, देखिए ये जो है यहाँ पे AgCl2 एक चांदी का यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो यौगिक बना है दो तत्वों से मिलकर बना है, क्लोरीन और सिल्वर से बना है। तो जब इसको दोनों में अभिक्रिया हुआ उसके बाद यहाँ पे क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड बना है। तो ये क्या है, ये चांदी का यौगिक है। आप इसको एक काम करिए कि इसको जो है आप क्या करिए कि इसको चाइना डिश में रखिए, ठीक है, चाइना डिश एक प्रकार का पात्र होता है, ठीक है, उसमें आप रखिए और उसको जो है कहाँ पे रखिए कि जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रोशनी आ रही हो या फिर पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं भी आ रही है और वहाँ पे मतलब अधिक थोड़ा सा गर्मी भी है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश मिले, ठीक है, थोड़ा सा अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो वहाँ जाहिर सी बात है थोड़ी सी मात्रा में गर्मी भी आएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि आप देखिएगा कि वो जो पदार्थ है, ठीक है, वो धीरे धीरे चमकीला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कलर जो है वो धीरे धीरे गायब होता जाएगा और हम लोगों के पास लास्ट में जो है वो क्लोरीन जो गैस है वो उड़ जाएगी और हम लोगों के पास ये क्या बचेगा, सिर्फ ये चांदी का पाउडर बचेगा, ठीक है, ये चांदी का पाउडर बचेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का उष्मीय या प्रकाशीय अपघटन हुआ, जिसमें से क्या हुआ कि सिल्वर क्लोराइड था, उसमें से क्लोरीन जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है,
तो हम लोग के पास क्या बचा यहाँ पे, सिल्वर सिर्फ बचा। ठीक है, इसको आप अपने किताब में देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, एक बार आप पीछे वीडियो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है, तो आइए अगला हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरह हम लोग देखे सिल्वर क्लोराइड, और इसी प्रकार जो है सिल्वर ब्रोमाइड, यह भी एक जो है प्रकाश में आने से जो ये जो ब्रोमाइड धातु है वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो जब हम लोग सिल्वर और ब्रोमीन जो गैस है उसको जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोगों को सिल्वर ब्रोमाइड मिलता है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग जो है प्रकाशीय अपघटन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड इसलिए यहाँ पे यूज है क्योंकि ये जो है कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है वो कहाँ होता है, और ऑप्शन में दिया हुआ रहता है कि कैमरे के फिल्म में इत्यादि में, और कुछ कुछ ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। तो आप यहाँ एक बात को समझिए कि यह जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, इसका उपयोग पहले ज़माने में, ठीक है, पहले का जो कैमरा होता था, फोटोग्राफी कैमरा होता था, उसमें उसका उपयोग किया जाता था, क्योंकि उसमें जो है इस तरह का रील जो है या फ़िल्म बोले या नेगेटिव बोलिए, इसमें इस तरह का इसका उपयोग होता था। उसमें उस कैमरे में या उस फोटोग्राफी कैमरे में जो है या रोल उसमें डलता था। ठीक है, और उस रोल को जब भी हम लोगों को साफ करना होता था, जब हम लोग फ़ोटो ले लेते थे, ठीक है, तो उसको जो हम लोग साफ करना होता था तो उसको जो है काले जो है मतलब जहाँ पे प्रकाश नहीं आ रहा हो ऐसा रूम में हम लोगों को जाके साफ करना होता था, या फिर इसको रखना भी होता था तो हम लोग काले कलर की डिबिया में इसको रखते थे। ठीक है, तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते थे कि इस फिल्म के ऊपर, ठीक है, मतलब इस नेगेटिव के ऊपर जो है हम लोग इसको पतली सी लेप लगाते थे। और इसको जो है लेप लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि एक जो होता है सेल्यूलॉइड, ठीक है, सेल्यूलॉइड जो होता है एक प्रकार का केमिकल होता है, तो इसको इसके साथ मिला करके इसके ऊपर जो है लेप लगाया जाता था। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो लेप लगा दिया जाता था। उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड और ये जो सेलुलोइड है उसको इस पर जो है लेप लगा करके हम लोग क्या करते थे, इसको कैमरे में लगाते थे। तो उसके बाद क्या होती थी कि या जो रोल है या जो नेगेटिव है वो सिल्वर ब्रोमाइड है। तो सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इससे प्रकाश जो है थोड़ी सी मात्रा में प्रकाश आएगा तो ये ब्रोमीन जो जो गैस है वो क्या हो जाएगी, वो ये जो है प्रकाश के संपर्क में आने से ये खत्म हो जाएगी, और लास्ट में हम लोगों के पास सिर्फ सिल्वर ही बचेगा। ठीक है, तो जब हम लोग फोटो को क्लिक करते थे, कैमरे में फोटो को क्लिक करते थे, तो क्या होता था कि कैमरे का शटर जो है जिससे प्रकाश अंदर आती है तो वो ओपन होता था। ठीक है, और ओपन होते ही क्या होता था, ये ब्रोमीन जो है वो गैस जो है वो उड़ जाती थी, और वहां पे सिर्फ सिल्वर का ही सिल्वर धातु ही बचती थी। ठीक है, और सिल्वर धातु बचने से क्या होता था कि वहां पे एक जो है जो हम लोग फोटो किए, ठीक है, उसकी परछाई से क्या होता था, एक हम लोगों को फोटो वहां पे मिल जाता था। तो तो यह जो है जब इसको हम लोग साफ करना होता था तो एक अलग प्रकार का रसायन में इसको डुबो करके हम लोग फोटो को अंधेरे कमरे में जो है इसको साफ करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह भी एक जो है वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ पे जो है प्रकाशीय वियोजन हो रहा है, और इसमें से ये ब्रोमीन जो गैस है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है पहले जमाने में कैमरे में फोटोग्राफी के रूप में जो है उसका उपयोग होता था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं इस बात को। तो ये जो है नेगेटिव है, ये फिल्म या नेगेटिव बोलिए, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता था, और इसको जो है फोटो हम लोग क्लिक करने के लिए इसको उपयोग करते थे। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है जितने सारे एग्जाम्पल को देख पा रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो प्रकाश के मदद से जो है हम लोग यहाँ पे अपघटन किए हैं। तो इस तरह का जो अभिक्रिया आप यहाँ पे देखेंगे, तो इस तरह का जो अभिक्रिया है वो है हमारा प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि विद्युत का हम लोग उपयोग करेंगे किसी भी यौगिक को हम लोग अलग करने में, उसका विघटन करने में, उसका अपघटन करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अगला हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं विद्युत वियोजन से। ठीक है, विद्युत वियोजन इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग विद्युत के द्वारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, तो धातुओं को अलग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम लोग जब विद्युत देते हैं यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये जो सोडियम और क्लोरीन धातु है वो दोनों अलग अलग हो जाती है।
ठीक है। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, और यहाँ पे जितने भी सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सारे वियोजन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है। दरअसल वियोजन अभिक्रिया इसका उपयोग जो है हम लोग वैसे उद्योगों में करते हैं जहाँ पे अधिकतर जो है धातु की सफाई होती है, धातु का निष्कर्षण होता है, जहाँ पे जो अशुद्ध पदार्थ होता है धातु से अलग करना होता है। तो ऐसे में हम लोग इस विद्युत वियोजन का हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग को जलीय विलयन को जब हम लोग क्या करते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन यहाँ पे हम लोग एक पात्र में लिए हैं और इसको एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम धातु जो है वो अलग हो जाएगी, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह जो है, इस तरह का जो अब अभिक्रिया होता है तो हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो सोडियम क्लोराइड हम लोगों को समुद्री जल से मिलता है। ठीक है। समुद्री जल चूंकि पीने में खारा होता है, जब इसका हम लोग जब यहाँ इसका वाष्पीकरण हो जाता है तो हम लोगों को सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बचता है। तो इस तरह हम लोगों को नमक के रूप में, जिसका हम लोग दैनिक जीवन के रूप में उपयोग करते हैं, रोज उपयोग करते हैं खाने के रूप में, तभी हम लोग को जो है खाना जो है स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो एक साधारण नमक का सूत्र है, और सोडियम क्लोराइड जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो हम लोग को सोडियम धातु मिलता है और क्लोरीन गैस मिलती है। अब यहाँ बात करते हैं सोडियम धातु के बारे में। तो सोडियम धातु, पोटेशियम धातु, ठीक है, ये सारे जो धातुएं होती है वो बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती है। तुरंत अगर इसको ऑक्सीजन के संपर्क में रखेंगे तो ये तुरंत जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये जलने लगेगी। ठीक है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सारे जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है इन लोग को हम लोग सुरक्षित रखने के लिए इसको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। ठीक है। क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन जो होता है वो नहीं होता है। अगर इसको जल में डुबा कर रखेंगे तो भी वहां पे ये जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जल में जो है H2O उसका फार्मूला होता है, तो ऑक्सीजन तो उसमें है ही। तो इसलिए जो है इसको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं, जो कि ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जल को। ठीक है। जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिलती है और क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अधिकतर इसका उपयोग जो है इस तरह का जो जल होता है इस तरह, तो इसको हम लोग इसका उपयोग जो है बैटरियों में करते हैं, और वैसे बैटरियों में करते हैं जहाँ पे हम लोगों को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन प्राप्त करना हो, और फिर गैस और ऑक्सीजन गैस से फिर हम लोग को जल बनाना हो। तो ऐसे हम लोग बैटरियों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो हम लोगों को एल्युमिनियम मिलता है और यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये एक एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे मान के चलिए ये जो है एक खदान से निकाला गया एक क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, जिसमें क्या है, एल्युमिनियम जो धातु है वो है, और उसमें ऑक्साइड भी इसमें जमा हुआ है। ठीक है। तो इसका जो अधिकतर उपयोग जो है कहाँ होता है, तो वैसे कंपनियों में होती है जहाँ पे अधिकतर काम होता है सफाई का, यानी कि धातु के सफाई का काम होता है। जहाँ से देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम धातु अगर हमको प्राप्त करना है तो यहाँ पे ऑक्साइड का जो परत है इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो जब इसको हम लोग विद्युत अपघटन करवाते हैं तो हम लोग को एल्युमिनियम अलग हो जाता है और यहाँ पे ऑक्साइड भी अलग हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से एल्युमिनियम धातु को हम लोग आराम से हम लोग इसका उपयोग फिर कर सकते हैं। तो ये जो था, हमने यहाँ पे विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिया। तो अभी तक आपने जो है संयोजन अभिक्रिया और फिर वियोजन अभिक्रिया, ये दो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। आगे जब हम लोग बात करेंगे तो अगला जो भी होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगला जो हमारे पास है वो है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है कुछ प्रश्न जो है दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में। चलिए पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने अभी जितना भी पढ़ा उससे ही संबंधित क्वेश्चन है, उससे ही संबंधित प्रश्न है, उनको हम लोग पहले हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो आइए चैप्टर में जो दिया हुआ प्रश्न है उनको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ X का नाम एवं सूत्र लिखिए। देखिए इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसको हम लोग ऐसे पढ़े थे कि ये जो है वो बिना बुझा हुआ चूना था, और इसको जल में जब हम लोग अभिक्रिया करवाए थे
तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना बना था और उसमें ऊष्मा बाहर आ रही थी, और जिसका हम लोग उपयोग सफेदी करने के लिए कर रहे थे। तो हम लोग लिखेंगे कि एक्स का नाम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना, और इसका सूत्र होता है CaO। और अगला क्वेश्चन है कि एक्स पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो इसका जो है जल के साथ अभिक्रिया हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये जो है आप लोग इसका नाम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल, फिर ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहाँ से ऊष्मा बाहर आ रही है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रियाकलाप 1.7 में प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा तो दो प्रणाली लिया गया है, उसमें से एक का जो मात्रा होगा वो दूसरे से दोगुनी थी, ठीक है। तो इसको जो है आप अपने बुक में पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे जल है, और जल का जब हम लोग वियोजन किए थे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकला बाहर आई थी, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे दो गैस है, एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, क्योंकि यहाँ दो से मल्टीप्लाई है, दो से गुना है, तो यहाँ पे दो गुनी है, हाइड्रोजन की मात्रा दो गुनी है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा एक है। तो ऐसा क्यों है, ये इस क्वेश्चन का कहना है। देखिए हम लोग बोलेंगे कि जब जल का विद्युत अपघटन होता है तब जल विघटित होकर हाइड्रोजन के दो अणु, ठीक है, हाइड्रोजन के दो अणु प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु प्राप्त होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, ठीक है। जब भी हम लोग जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। इसलिए हम लोगों को परख नली में क्या हुआ है कि एक परख नली से दूसरे में जो है हम लोगों को क्या हुआ है, दोगुनी गैस हम लोगों को प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे, और अगला वीडियो में जो भी प्रकार बचे हुए हैं रासायनिक अभिक्रिया के, अब बचा हुआ है हम लोगों को विस्थापन अभिक्रिया बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उपचयन या फिर ऑक्सीकरण बोलिए, या फिर अपचयन या अवकरण अभिक्रिया बोलिए, वो हमारा बचा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर संक्षारण पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। तो जाते हुए सिर्फ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाते समय एक काम करिए कि इस चैनल के जो आपने वीडियो देखा है इस चैनल पे, तो उसको जो है सिर्फ जाते हुए समय एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे ऐसा मतलब चल रहा है, ठीक है, पढ़ाई चल रहा है। तो आप यहाँ पे उनको बता कर, ठीक है, उनको भी हेल्प कर सकते हैं और अपना भी मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं।